हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त निशा मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके मार्गदर्शन चैनल में। हमने पिछली कड़ी में बहुत सारे बातें की घरेलू हिंसा से संबंधित एक महिला को किस प्रकार के कानूनी अधिकार दिए गए हैं, इसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा की। जिसके बारे में अगर अभी भी आपको किसी प्रकार की समस्या हो या किसी बात को और समझना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ उस लिंक पर वीडियो को स्टार्ट करके समझ सकते हैं। आइए अब हम आगे बातें करते हैं कि जब एक महिला घरेलू हिंसा की शिकार होती है और अपनी शिकायत लेकर के आगे बढ़ती है कि उसे अब इस समस्या का समाधान चाहिए, तो उसे कुछ शब्दावलियाँ सुनने को मिलती हैं। उन शब्दावलियों से वो रूबरू नहीं होती है और बातों को समझने में थोड़ा सा उसे दिक्कत होती है, क्योंकि यह सभी शब्द जो होते हैं वो हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त नहीं होते। जब वो उस कानूनी प्रक्रिया में जाती है तभी उसको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो एक सामान्य शब्द प्रयोग किया जाता है, डीपीओ। डीपीओ क्या है? डीपीओ डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है। यह जिस प्रकार से पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा एक पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए कार्य करते हैं, उसी प्रकार से प्रोटेक्शन ऑफिसर भी होता है। आप इसके पास अपनी शिकायत को लेकर के जा सकते हैं, वो इस पे एक उचित कार्रवाई करेगा। साथ ही साथ इसका एक और कार्य होता है कि जब भी कभी आप कोर्ट का माध्यम लेके यानी न्यायालय का माध्यम लेकर के अपनी घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराती हैं, आवेदन देती हैं, तो वहाँ उस आवेदन पत्र पर सुनवाई करने के पहले डीपीओ ऑफिसर के यहाँ से रिपोर्ट मंगाई जाती है। इसी डीपीओ ऑफिसर के यहाँ जब आपको बुलाया जाता है, वहाँ पे आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है। उस फॉर्म में एक फॉर्मेट होता है जिसमें घरेलू हिंसा से संबंधित प्रश्न होते हैं छोटे छोटे, जिसके आप हाँ या नहीं या संक्षिप्त शब्दों में बता सकती हैं कि मेरे साथ ये हुआ है। उस फॉर्म को बनाने का कारण ये बताया गया ताकि एक घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला की जो व्यथा है वो छूटने न पाए और उसकी समस्याएं जो है वो स्पष्ट तौर पे सामने आ सके। फिर इसके पश्चात जैसे भी तथ्य पाए जाते हैं, डीपीओ ऑफिसर अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजता है। मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को देखने के बाद उस पर आगे की कार्यवाही करता है। तो ये होते हैं हमारे डीपीओ ऑफिसर, जो हमारी कई प्रकार से मदद करते हैं। ये काफ़ी पावरफुल पोजीशन में होते हैं और प्राथमिक स्तर पर आपकी समस्या के समाधान के लिए बहुत आवश्यक और उचित कार्य करते हैं, उचित दायित्व पूर्ण करते हैं अपना, जिससे आपको अपनी समस्या का समाधान मिल सके। डीपीओ ऑफिसर के माध्यम से कई बार दोनों पार्टी को बुला करके बैठा के समझाने का भी प्रयास किया जाता है कि जिससे समस्या आगे बढ़ने ना पाए और उसी स्तर पे वह समस्या समाप्त हो जाए। आइए हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक और नए टॉपिक के बारे में जानते हैं। वो है सेक्शन 10 के अंतर्गत सेवा प्रदाता। अब सेवा प्रदाता कौन होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होते हैं, इसके बारे में आपके मन में प्रश्न उठता होगा। कई बार आपने सुना है कि जो महिलाएं घरेलू हिंसा से प्रताड़ित रहती हैं, उनके अगल बगल में या किसी और माध्यम से उनको ये पता चलता है कि वो दीदी हैं या वो भैया हैं जो इस प्रकार के लोगों की काफ़ी मदद करते हैं, उनके समस्याओं को समझाने में, उनको सुलझाने में काफ़ी सहायता करते हैं। तो देखिए, ये लोग जो इस तरीके की मदद करते हैं, हम इन्हें सेवा प्रदाता कहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स कहते हैं। ये जनरली रजिस्टर्ड होते हैं और उस अपने रजिस्ट्रेशन के पश्चात ही यह किसी की मदद कर सकते हैं। इन्हें कानूनी तौर पे इस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, परंतु ये याद रखिएगा, जिन्हें इस प्रकार का कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है, आप उन्हीं के पास मदद के लिए जाएं या वही लोग आगे आएँ आपके लिए, तो ही उचित होता है, जिससे कि आपको एक सही सलाह और एक सही कदम बढ़ाने के बारे में पता हो सके। इनके माध्यम से भी आपकी समस्या को सुना जाता है। आपकी समस्या समाधान के लिए आप दोनों ही पार्टी को बुला करके बैठा करके समझाने का प्रयास किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान निकाला जा सके और आपके उत्पीड़न को रोका जाए। अब आइए हम बात करते हैं आगे सेक्शन 14 के बारे में। देखिए, सेक्शन 14 में परामर्श का कार्य किया जाता है। मजिस्ट्रेट को किसी भी स्तर पर अगर ऐसा लगता है कि काउंसलिंग के माध्यम से या परामर्श के माध्यम से इस समस्या का समाधान हो सकता है, तो मजिस्ट्रेट वहाँ पे काउंसलिंग कराने की बात करते हैं। और कई बार वो स्वयं भी इस तरीके के कुछ कदम उठाते हैं, जैसे कि आप
आपने कई बार अनुभव किया होगा कि मजिस्ट्रेट जब दोनों पार्टी आमने सामने होती है तो उन्हें समझाने का भरसक प्रयास करते हैं कि देखिए इस तरीके की परेशानियाँ अगर आप लोग अपने जीवन में बढ़ाते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आपको आ सकती हैं। आपके जो संबंध होते हैं उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं और उस महिला जो प्रताड़ित हो रही है लगातार, उसकी प्रताड़ना को भी रोकने का कार्य करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 24 के बारे में, जिसमें आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि न्यायालय के द्वारा जो आदेश की प्रति दी जाती है वो बिल्कुल भी निःशुल्क होती है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। देखिए, मजिस्ट्रेट ने यदि अगर कोई ऑर्डर किया है तो उस ऑर्डर की कॉपी आपको फ्री मिलेगी। आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि वहाँ उसके लिए आपको किसी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अधिकारिता की। अधिकारिता एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर के लोग काफ़ी चिंतित रहते हैं कि मैं अपनी समस्या लेकर के कहाँ जाऊँ, मैं किस स्थान पे इस बात के लिए शिकायत करूँ, मैं किस न्यायालय में जाऊँ। तो इसी समस्या के समाधान के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत ये बताया गया है कि एक व्यथित व्यक्ति जो है, यानी जो पीड़िता है, परेशान है, जहाँ स्थायी रूप से रहती है, जहाँ वो परमानेंट रह रही है या जहाँ वो टेम्परेरी रह रही है, वहाँ अगर वो कोई कारोबार करती है या वो सिर्फ निवास करती है या और वो कोई नौकरी कर रही है, तो उन तीनों ही स्थानों में से या इन तीनों ही स्थितियों में से वो कहीं से भी अपनी शिकायत कर सकती है या अपना आवेदन कर सकती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जहाँ पे प्रत्यार्थी निवास करता है, यानी प्रत्यार्थी यानी वो जो प्रताड़ित कर रहा है, जो घरेलू हिंसा कर रहा है। अब उसके विरुद्ध जो आपको आवेदन करना है वो उस स्थान पे भी किया जा सकता है जहाँ से वो कारोबार कर रहा है या जहाँ से वो नौकरी करता है या वहाँ जहाँ से वो निवास करता है, स्थायी या अस्थायी रूप से, जैसे भी हो। अब हम एक आखिरी विषय को समझते हैं इसके अंतर्गत, हेतुक उद्भुत होता है, यानी कि कॉज ऑफ एक्शन। जहाँ पे वो घटना घटित हुई, यानी जहाँ पे वो घरेलू हिंसा घटित हुई, वहाँ पे भी शिकायत की जा सकती है। मान लीजिए हम बात करते हैं कि एक पति पत्नी हैं, वह हरिद्वार गए, हरिद्वार में दर्शन करने गए और अचानक से कुछ ऐसी बातें हो गई कि उनके बीच में घरेलू हिंसा की घटना ने स्थान ले लिया। अब वह महिला जहाँ उसका ससुराल है, जहाँ वो रहती है, वहाँ से भी जाकर के शिकायत कर सकती है इस बारे में। अगर मान लीजिए वो बनारस में रहती हो तो वो बनारस से शिकायत कर सकती है, और उसकी नौकरी का जो स्थान है वो मथुरा है तो वो मथुरा से भी शिकायत कर सकती है। चूँकि ये घटना हरिद्वार में घटी तो वो हरिद्वार में भी ये शिकायत कर सकती है। वह किसी भी स्थान से ये ध्यान रखते हुए कि निवास कहाँ है, कारोबार कहाँ है, नियोजित कहाँ है, प्रत्यार्थी कहाँ का है, इन सभी बिंदुओं को ध्यान रख करके किसी भी स्थान से वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। उसे इस बात के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं मैं तो यहाँ कारोबार करती हूँ, मैं यहाँ नहीं कर सकती, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं यहाँ नहीं कर सकती। आप किसी भी स्थिति में कहीं पे भी रह करके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकती हैं। फिर आइए हम आगे बात करते हैं अपील के बारे में। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब हम मजिस्ट्रेट के सामने अपना आवेदन देते हैं और फाइनल जब ऑर्डर आता है तो हम उससे संतुष्ट नहीं होते, या हम संतुष्ट होते हैं और हमारी जो अपोजिट पार्टी होती है वो संतुष्ट नहीं होती। तो उस संदर्भ में अपील करने की जो समयावधि होती है वो 30 दिन की होती है, यानी कि जिस दिन आपको ऑर्डर की कॉपी मिल गई, बाद में जिस भी आदमी को ऑर्डर की कॉपी मिली, उदाहरण के तौर पे पीड़िता को पहले कॉपी मिल गई ऑर्डर की और उसके बाद में मिली प्रत्यार्थी को, यानी कि जो प्रताड़ित कर रहा है उसे मिली, प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर अपील करना अनिवार्य है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए गए चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, शब्दावली से आप काफ़ी हद तक अवगत हुए होंगे। अगर आपके किसी भी प्रकार के कोई भी व्यक्तिगत प्रश्न घरेलू हिंसा से संबंधित आपके मन में किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति है या आपकी कोई समस्या है तो आप निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेजिए। बेफिक्र होकर के, परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं आपकी
हर संभव मदद करने का प्रयास करूंगी। इसी उम्मीद के साथ आप सबसे एक निवेदन है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आपको लगता है कि मैंने ऐसी कुछ बातें बताई जिससे आपकी जानकारी बढ़ी, जिससे आपका ज्ञान बढ़ा और जिसके माध्यम से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ ही साथ इस बात के लिए अब कार्यान्वित होइए कि आपको घरेलू हिंसा को रोकना है। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सर्वप्रथम यह घरेलू हिंसा को रोकने का कार्य आप अपने घर से करेंगे। आप अपने अगल बगल ये चीज़ों को ध्यान देंगे कि कोई इस प्रकार से पीड़ित न हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दोस्त निशा मिश्रा।